है। अगला बच्चों कठोपनिषद में किसके विषय में चर्चा है, तो मोक्ष के विषय में चर्चा है। अगर मोक्ष ना मिले तो यहाँ पर आत्मा के विषय में भी पढ़ने को मिला है। कहते हैं श्वेताश्वर उपनिषद जो सबसे अंतिम उपनिषद है, यहाँ किसके विषय में चर्चा है, तो यहाँ पर परमात्मा के विषय में चर्चा है। यहाँ पर परमात्मा के विषय में चर्चा है। मेरे विद्यार्थी जी बताओ कैसा लगा, पहला चैप्टर खत्म हो गया, आप लोग बताओ कैसा लगा। हम बोलते हैं इससे अच्छा कुछ नहीं है बच्चों, बहुत 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 अच्छा लगा होगा आप लोगों को। मेरी पहला ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ के बहुत मजा आया होगा और इसको रिवीजन करने में भी बहुत मजा आएगा जब आपके पास समय मिलेगा। 10 मिनट के ना 5 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, यानी कम पेज में ज्यादा नॉलेज, है ना, कम पेज में ज्यादा नॉलेज। इसी को हम पढ़ते बच्चों तो पढ़ाने में मुझे 2-3 मतलब कि इससे 5 गुना समय ज्यादा लगता है, इससे 5 गुना समय ज्यादा लगता। तो मेरे बच्चे बताओ रिवीजन करने के लिए मेरे अनुसार से, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूं, मेरा मानना है रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका वही है। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। मेरे बच्चे बताओ जिनको अच्छा लगा, जिनको ये तरीका अच्छा लगा वो लोग 1 दबाएंगे, जिसको खराब लगा नहीं सर ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, वो लोग 2 दबाएंगे। बच्चों क्या है ना, ऐसे में सीधा हमारा आंसर पर फोकस है, सीधा आंसर पर फोकस है। तो एग्जाम हॉल में हम सीधा आंसर को खोजेंगे, भैया आंसर कहाँ है। संजय सर ने बताया था, संजय सर ने बताया था कि बच्चों, संजय सर ने बताया था वेदा हमेतन ये श्वेताश्वर उपनिषद से है, सिर्फ आंसर ढूंढेंगे। वेद रूपी शास्त्र क्या है, नित्य ढूंढेंगे। उपनिषद की संख्या क्या है, मैं सीधा जाकर के बच्चों 108 ढूंढेंगे। एग्जाम में सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, सीधा मुंडको उपनिषद ढूंढेंगे। ठीक है ना, इससे क्या होता है हमारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ आंसर ढूंढता है, हम बाकी चीजों पर फोकस नहीं करते हैं। तो मेरे छोटे भाई बहन जल्दी आ जाओ, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, बहुत प्यारा सा चैप्टर है। आइए, चैप्टर का नाम है बच्चों पाटलिपुत्र वैभवम, याद करेंगे फटाफट से। कहते हैं पाटलिपुत्र ना, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहना मध्यकाल में। क्वेश्चन है किसने कहा पटना की नगर शोभा देखने में प्रिय लगती है, मेगास्थनीज जी ने कहा था, याद रखिएगा। पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र या पुष्पपुर कहते हैं। कहते हैं मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा था, ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। 1000 वर्षों तक पटना अस्त व्यस्त रहा था, युद्ध हुआ, बाढ़ आया, ये वो बहुत कुछ। लेकिन पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, अगर ये कल पेपर में आए तो मेरे बच्चे क्या लिखेंगे कमेंट बॉक्स में लिखना। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा, 1000 वर्षों तक। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है, तो गंगा नदी है। गंगा के किस दिशा में पटना है, ये पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा गया था। अगर पटना के उत्तर दिशा में गंगा है तो गंगा के दक्षिण दिशा में पटना होगा ना। पटना किस दिशा में है, गंगा के किस दिशा में पटना है, तो कहना बच्चों दक्षिण दिशा में। याद रखना कि गंगा पर बच्चों कौन सा पुल बना है, कमेंट बॉक्स में कोई बता सकते हैं। वो एशिया का सबसे बड़ा पुल है जिसका नाम है गांधी सेतु पुल। कहते हैं पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे, तो भगवान बुद्ध आए थे। कहते हैं नगर पालिका कहते हैं नगर पालिका की देवी का क्या नाम है, तो जो नगर की जो पालिका देवी है उनका नाम है पटन देवी, याद रखेंगे। अगला है पटना किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। पटना में कोमोदी महोत्सव कब होता था, पूछा जाएगा। मेरे बच्चे कोमोदी महोत्सव किस वंश में होता था, तो गुप्त वंश के काल में पटना में एक महोत्सव होता था जिसका नाम था कोमोदी महोत्सव। बच्चों याद रखिएगा यह जो है कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में होता था, किस काल में, तो कहना बच्चों शरद काल में होता था, परीक्षा में पूछा जाता है शरद काल में। यहाँ ये जो कौमुदी महोत्सव है, यहाँ पर बच्चों कौमुदी महोत्सव जो है यहाँ पर फूलों का महोत्सव लगता था, यहाँ पर बच्चों पुष्पों का मेला है ना, क्या लगता था, पुष्पों का मेला लगता था। अगर मैं बात करूं अभी के समय की, तो कौमुदी महोत्सव से अभी के किस पर्व की तुलना कर सकते हैं, तो अभी हम लोग बच्चों दुर्गा पूजा की तुलना, अभी हम दुर्गा पूजा की तुलना कर सकते हैं, दुर्गा पूजा की तुलना हम लोग कर सकते हैं। अगला है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आए थे। मेगास्थनीज कहाँ के थे, तो बच्चों यूनान से आए थे। अच्छा मेगास्थनीज एक राजदूत थे, क्या थे, एक राजदूत थे जिसे किसने भेजा था, तो बच्चों यूनान के राजा यानी कि सेल्यूकस ने, किसने, मेरे बच्चे सेल्यूकस ने भेजा था। ये भी याद रखना है पेपर में क्योंकि डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेगास्थनीज कहाँ से आया था, तो वो यूनान से आया था, वह एक राजदूत बनकर आया था। किसने भेजा था, तो महाराज सेल्यूकस ने भेजा था। कहते हैं पाटल पुष्पों
की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पुष्प जो वहां पर एक पाटल पुष्प होता था, जैसे गुलाब का फूल होता है वैसे बच्चों वहां पर पाटल पुष्प था, और उसकी रचना के आधार पर पटना का जो नाम है वही पड़ा है पाटलिपुत्र। कहते हैं बच्चों बिहार की राजधानी क्या है, ये तो बताना नहीं है, पटना है। कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ते हैं? तो दुर्गा पूजा पर दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं किस नदी पर गांधी है ना, गांधी सड़क मार्ग बना है? तो गंगा नदी पर बना है। कहते हैं शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है ना बच्चों। किस वंश के समय में, कमेंट बॉक्स में लिखना किस वंश के समय में, तो कहना गुरुजी अभी तुरंत पढ़ाए थे आप कि गुप्त वंश के समय में। कहते हैं बच्चों एशिया महादेश का सबसे बड़ा, ए छूट गया है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है कहां पर है बच्चों? तो कहना पटना में है। गोलघर कहां है? तो गोलघर भी पटना में है। बच्चों कहते हैं गोलघर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में हुआ था। गोलघर का निर्माण किस काम से हुआ था? तो बच्चों अनाज रखने के लिए गोलघर बनाए गए थे पटना में, ये आपको याद रखना है। आगे है बच्चों गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? तो बच्चों पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जी सिख धर्म के कौन से गुरु हैं? तो बच्चों सिख संप्रदाय के 10वें गुरु हैं। मेरे बच्चे कहा जाए कि यहाँ जो है गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वह बच्चों किस नाम से जाना जाता है? जो पटना साहिब है ना, पटना साहिब में उनका जन्म हुआ था, जिसे हम लोग गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? इस जगह को गुरुद्वारा के नाम से बहुत फेमस जगह है, याद रखना है। आगे बच्चों कहते हैं गुप्त काल में किसका उद्धार हुआ था? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ था? तो पटना का नाम याद रखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों कहते हैं गोविंद सिंह जी संप्रदाय के कौन से गुरु हैं? सिख संप्रदाय के। गोविंद सिंह जी सिख संप्रदाय के कौन से गुरु हैं? याद रखना 10वें गुरु हैं। क्वेश्चन है कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? यहां से एक नंबर फिक्स कीजिए मेरे बच्चे। कुटनीतम काव्य के कवि हैं दामोदर गुप्त, और यहीं पर अगर काव्य मीमांसा हो जाए तो, यहीं पर काव्य मीमांसा हो जाए तो, अगर मानसा एक है बच्चों काव्य मीमांसा और एक नॉर्मल है कुटनीतम, है ना, क्या है कुटनीतम। तो बच्चों दोनों में मैंने बताया था ट्रिक, और एक नंबर कल के पेपर में 100% आएगा कि जब मांस शब्द जुड़ जाए तो कहना बच्चों राजा मांस खाता है, यानी राजशेखर। और अगर क्वेश्चन है कुटनीतम तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये बच्चों हमारा दामोदर गुप्त होगा। क्या होगा? ये हमारा दामोदर गुप्त हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, मुझे बिल्कुल आशा है कि आप लोग मजा आ रहा है, तो बच्चों एक बार दिल बनाकर भेजो। मुझे तो खूब मजा आ रहा है, खूब मजा आ रहा है, क्योंकि देखो बहुत टेंशन, बहुत झंझट नहीं पालना है, बहुत झंझट नहीं पालना है। हमें तो कल पेपर में एक एक सवाल को बहुत प्यार से सही करना है, टेंशन नहीं पालना है। बस मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर जितने बच्चे लाइव में जुड़े हैं, मान लो 25,000 26,000 जितने भी बच्चे जुड़े हैं, है ना, 32,000 के आसपास बच्चे जुड़े हैं, सब लोग एक बार बच्चों सेशन को लाइक कर दो प्लीज प्लीज। जितने बच्चे हैं आप लोगों से विनती है, एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे और आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे, और पोल करके बताए भी चलेंगे कि कल क्या आप लोग पेपर में जीओडी करने के लिए तैयार हैं। 61 नंबर क्वेश्चन जो कल के पेपर के लिए है बच्चों कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो लास्ट में मांस लगा है, तो याद रखना बच्चों राजा मांस खाता है, राजशेखर। कहते हैं प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कौन था? तो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र जो है ये शिक्षा का बच्चों केंद्र था। और पता है पाटलिपुत्र को क्या कहा जाता था? सरस्वती का कुलगृह, है ना, सरस्वती का कहते हैं बच्चों, सरस्वती का कुलगृह किसे कहते हैं? सरस्वती का कुलगृह किसे कहा गया है? तो सरस्वती का कुलगृह कहा गया है पाटलिपुत्र को बच्चों कहते हैं। और क्या कहा गया था? और बच्चों इंद्र, है ना, कहते हैं इंद्र के, है ना, इंद्र, है ना, इंद्र के जो सिंहासन है उससे भी ज्यादा सुंदर किसे बताया गया है? उससे भी सुंदर बच्चों कहते हैं पाटलिपुत्र को बताया गया है। कहते हैं पृथ्वी का तिलक किसे बताया गया है? अगर पूछा जाए मेरे बच्चे पृथ्वी का तिलक, है ना, पृथ्वी का तिलक किसे बताया गया है? तो पृथ्वी का तिलक भी पाटलिपुत्र को ही बताया गया है। तो ये सब चीजों को याद रखना, कल पेपर में बहुत काम आएगा बच्चे। कहते हैं किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो अशोक के समय का समय जो है उसे उत्कर्ष माना जाता है। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक कहा है। कहते हैं इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? इंद्रलोक बच्चों पाटलिपुत्र को ही कहा गया है। कहते हैं गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कल के पेपर में देखने को मिलेगा कि गौतम बुद्ध के समय में पटना का बच्चों क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम पाटलीग्राम था। और भगवान बुद्ध यहाँ बार बार आए थे, उन्होंने कहा था पटना को आपसी कलह और बाढ़ से हमेशा दिक्कत होगा बच्चों। अगला सवाल है कि भगवान ने
भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा ऐसा कहा था? किसके विषय में कहा था कि यह एक महानगर बनेगा? भगवान ने किसके बारे में? भगवान यानी भगवान बुद्ध ने। भगवान बुद्ध ने किसके विषय में कहा था? तो कहना पाटलिपुत्र को कहा था। सरस्वती का कुलगृह कौन सा नगर है? तो कहना पाटलिपुत्र ही तो है। कहते हैं मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत मिलता है? कौन से शहर के बारे में मुद्रा राक्षस ग्रंथ में कहा गया है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किसके विषय में कहा गया है? तो पाटलिपुत्र के बारे में। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? कल के पेपर में ये भी सवाल आने का बहुत चांस है। तो 2500 वर्ष पुराना है। लेकिन पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है? तो ऐसे शब्द का आंसर जीर्ण शीर्ण कितने वर्षों तक रहा है? तो मेरे बच्चे 1000 वर्षों तक। कहते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? मेरे बच्चे संजय गांधी, देखो मेरा नाम आ गया संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो यह भी बच्चों पटना में है, याद रखिएगा मेरे बच्चों। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो पटना में है। इस बात को कभी मत भूलना बच्चे। चलो, तो ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो गया। मेरे बच्चों कैसा लगा आप लोगों को बताओ, है ना? चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करके आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए मेरे बच्चे। हाउ आर यू फीलिंग बच्चों, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करके? कि सर अगर चैप्टर नंबर 2 से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो आपका छोटा भाई, आपकी छोटी बहन क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाली है। क्वेश्चन में बहुत प्यारा सा, जो बच्चे फास्ट करने बोल रहे हैं मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आप भाग सकते हैं मेरी क्लास से, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्योंकि गुरु जितना आसानी से आप लोग नहीं चुनते हैं, है ना? आप लोग जब मास्टर को चुनने में टाइम लगाते हैं तो हम भी विद्यार्थी, सबको विद्यार्थी नहीं मानते हैं, हम सबको विद्यार्थी नहीं मानते हैं, हम भी विद्यार्थी हम अपने अनुसार से चुनते हैं, सबको विद्यार्थी हम नहीं मान लेते हैं, ठीक है ना? एक अच्छा इंस्टीट्यूट बच्चों हर बच्चे को विद्यार्थी नहीं मान सकता, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाता है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है, आगे और भी लिखा गया है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो पटना में है। यह बच्चों क्या है? यह एक चिड़ियाघर है, आप लोगों ने देखा होगा मेरे बच्चे, एक चिड़ियाघर है पटना का, उसी का नाम है बच्चों संजय गांधी जैविक उद्यान। कहते हैं बच्चों तीसरा चैप्टर है अलस कथा पाठ है। अलस कथा पाठ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अलस कथा जो पाठ है इसके लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में लिखते चलना। विद्यापति इसके लेखक हैं। अलस कथा पाठ मेरे बच्चे, अलस कथा पाठ क्या है? इनके लेखक विद्यापति हैं मेरे बच्चे। अगर हम ये पूछें कि अलस कथा पाठ में एक बच्चों मंत्री है, मंत्री का नाम क्या है? वीरेश्वर नाम का मंत्री है। जो कहाँ के मंत्री हैं? तो मेरे बच्चों वो मिथिला के, है ना? वो मेरे बच्चे मिथिला के मंत्री हैं। और कहते हैं ये बहुत ही कारुणिक एवं दानशील हैं। कारुणिक मतलब बहुत ही करुणा वाले हैं एवं दानशील वाले व्यक्ति हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अलस कथा जो पाठ है मेरे बच्चे, इसमें कुल जो मेन आलसी हैं, मुख्य आलसी की संख्या कितनी है? 4 है। मुख्य आलसी की संख्या 4 है। चलिए याद करेंगे एक एक चीज को बहुत प्यार से। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा अल अना, जो आलसी लोग होते हैं उसको विद्या नहीं होती है, अर्थात इसके लेखक विद्यापति हैं। बच्चों विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? ये आपसे पूछा जाएगा तो कहना विद्यापति मैथिली भाषा के कवि हैं। या क्वेश्चन में ये सवाल होगा, सब क्वेश्चन उल्टा उल्टा के पूछता है, मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो कहना बच्चों विद्यापति। कौन कहना? विद्यापति। क्वेश्चन है बच्चों अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है? तो अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। कहना बच्चों ट्रिक याद रखना कि सबसे आलसी कौन होते हैं? पुरुष। महिलाएं तो सुबह उठ करके घर का चौका करती है, घर का काम करती है। सबसे आलसी कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। तो अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। कहते हैं कि आलस साला पाठ में किसके दोष का वर्णन है? किसके दोष का वर्णन है? तो मानव के दोष का और गुण का वर्णन किया गया है। कहते हैं नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? ऑप्शन दिया रहेगा, आपको शत्रु ढूंढना है। लोकप्रिय मैथिल कवि कौन है? मैथिल कवि हैं विद्यापति। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो आलस्य का वर्णन है बालक। मिथिला के मंत्री कौन है? तो वीरेश्वर मिथिला के मंत्री हैं। गरीबों को इच्छा भोजन कौन कराते थे? तो वीरेश्वर कराते थे, पढ़े होंगे। असली आलसी कितने हैं? असली आलसी बच्चों कल 4 मार्क के आना है। भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस्य का रूप किसने दिखाया था? तो जो धूर्त लोग थे उन्होंने। कहते हैं कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने बच्चों आलसी मतलब आलसी होने का ढोंग कर रहे थे? आलसी होने का ढोंग कौन कर रहे थे? नाटक कौन कर रहे थे? तो कहते हैं आलसी होने का नाटक कर रहे थे धूर्त लोग। कहते हैं अलस कथा में आग किसने लगाई थी? तो कहना नियोगी पुरुषों ने, या आप इसी को कर्मचारी कह सकते हैं। अलसशाला के कर्मचारियों ने अलसशाला में आग लगाई थी। कहते हैं अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? तो आंसर लिखिएगा जब सब सो रहे थे। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा अलसशाला में आग क्यों लगाई थी? बच्चों क्यों लगाई थी आप सबको पता है कि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। कहते हैं अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? जो नहीं भागे थे उसकी संख्या याद रखिएगा 4।
अलससाला में आग लगने पर आलसियों को कैसे निकाला गया था? तो बच्चों याद रखिएगा, केस पकड़कर उन्हें निकाला गया था। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक उनके पति होते हैं। पर अगर पूछा जाए बालकों के रक्षक कौन होते हैं, तो बालकों के रक्षक होते हैं स्त्रियां, यानी उनकी मम्मी। कहते हैं बच्चों के रक्षक कौन होती हैं? तो उनकी माँ होती है। आलसियों के रक्षक कौन होते हैं? तो आलसियों की रक्षा कौन करते हैं? जो कारुणिक, यानी कि जिसके अंदर करुणा है, जिनके अंदर दया है, वही लोग हैं जो आलसियों की रक्षा कर पाते हैं। अगला मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अरे है ना, ये क्या हो गया भैया? हाँ ठीक है, मैंने कहाँ क्लिक कर दिया? आगे नेक्स्ट लिखा गया है बच्चों, अरे हल्ला कैसा है? जब ये चारों के बीच बातचीत हुआ था, ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा। जब चारों के बीच बातचीत हुआ था, तो बच्चों पहली बातचीत है, फर्स्ट आलसी ने कहा था अरे यह हल्ला है ना, अरे यह कैसा हल्ला है, यह कैसा कोलाहल है। सेकंड ने कहा था कि लगता है आग लगी है। लगता है क्या लगी है बच्चों? आग लगी है। और थर्ड ने बोला कि भाई है ना, कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल डाल दे, है ना, कोई धार्मिक पुरुष नहीं, कोई धार्मिक पुरुष नहीं जो भींगा हुआ कंबल डाल दे, कोई धार्मिक पुरुष नहीं। और चौथा कहता है ना, चौथा कहता है अरे वाचालो कितना बोलते हो, अरे वाचालो, अरे वाचालो कितना बोलते हो। क्या इस चारों की बातचीत को आप लोगों को याद है कि किस आलसी ने क्या कहा था? मेरे बच्चे प्यारा सा दिल बनाकर भेजना, किस आलसी ने क्या कहा था? क्या आप लोगों को याद है? क्या आप लोगों को याद है कि किस आलसी ने क्या कहा था? है ना, याद है तो बताओ। हाँ सर, हाँ सर, मुझे याद है, मुझे याद है। ठीक है ना। तो सवाल पर आइए बच्चों, फिर से कहते हैं, लगता है घर में आग लगी है, ऐसा किसने बोला? ऐसा दूसरे आलसी ने कहा। कहते हैं बच्चों, अरे कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कंबल डाल दे, ऐसा किसने बोला? ऐसा तीसरे पुरुष ने कहा। अरे वाचालो तुम लोग कितना बना बना, अरे वाचालो तुम लोग चुप नहीं हो सकते, ऐसा किसने बोला था? चौथे पुरुष ने कहा था। बच्चों पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखा गया है? क्वेश्चन है पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? तो दोष निराकरण का, जो हमारे अंदर अवगुण है उसको हटाने की शिक्षा देता है पुरुष परीक्षा ग्रंथ। कहते हैं कौन परिश्रम नहीं करना चाहते हैं? तो परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, आलसी लोग परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। भूखा रहना कौन पसंद करते हैं? बच्चों काम नहीं करेंगे, भूखा रह लेंगे पर काम नहीं करेंगे। कौन ऐसे लोग हैं? तो आलसी लोग हैं। सारे सुखों का मूल क्या है? सारे सुखों का मूल है संगठन। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन। घर में आग लगने पर भी कौन नहीं भागा था? जो आलसी थे नहीं भागा था। समाज रूपी गाड़ी किससे चलती है? पुरुष और नारी दोनों से चलती है समाज रूपी गाड़ी। बच्चों याद रखना, पहले यहां तक के सवाल लगाइए। ये तो अगला चैप्टर हो गया, चैप्टर 4 हो गया यहां से, मुझे लगता है ना। ये तो चैप्टर 4 हो गया, पर चैप्टर 3 तक के बताइए। चैप्टर 3 से चैप्टर 3 तक के सवाल आप लोग बना पाओगे, है ना। और एक सवाल है स्थिति मूला, है ना, स्थिति सोकह मूला ही केना धावंती जंतवः, यानी अच्छे बच्चों हालात देखकर, अपनी जाति के लोगों को अच्छे हालात में देखकर कौन नहीं उसके पास जाते हैं, ऐसा किसने बोला था? ऐसा किस पाठ में कहा गया है? ऐसा किस पाठ में कहा गया है कि स्थिति सोके मूला ही केना धावंती जंतवः? यह किस पाठ में कहा गया है? तो यह भी मेरे बच्चे अलस्य कथा पाठ में, अलस्य कथा पाठ में कहा गया है, अलस्य कथा पाठ में कहा गया है। याद रखना बच्चों, याद रखना। बताओ ये तीसरा नंबर चैप्टर से सारे सवाल बन जाएंगे, तो प्यारा सा एक बार दिल बनाकर भेजना कि सर तीसरे नंबर चैप्टर तक का तो सवाल हम गर्दा उड़ा देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने लिखा है गुरुजी ऐप पर क्लास नहीं होगा। ए भगवान, अभी कौन सा क्वेश्चन हिंदी में ही मिलेगा क्या? हाँ, क्वेश्चन हिंदी में मिलता है। संस्कृत के मोस्ट क्वेश्चन, अधिकांश सवाल हिंदी में मिलते हैं। 2025 तक में जो अधिकांश सवाल है वो बच्चों हिंदी में दिए गए हैं। अब हम 2026 का नहीं कह सकते, 2026 का नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भाई बोर्ड है ना। अब बच्चों पहले हम लोग कहते थे अरे बिहार बोर्ड है कुछ भी कर सकता है, पर अब ऐसा नहीं है बच्चों। क्या क्या बच्चों, जो क्या सीबीएसई बोर्ड में भी कुछ का ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है इस बार? बोलो हाँ या ना। यस गुरुजी बिल्कुल हुआ है। तो आप ये बिल्कुल मत कहना कि हमारे बिहार बोर्ड में ही बदलाव होता है, किसी बोर्ड में कभी भी चाहे तो बदलाव कर सकता है। सीबीएसई वाले बच्चों में मैथ का पेपर ऐसा आया है कि बच्चे कहते हैं भाई कौन बुक से आया है, ना तो स्टूडेंट फ्रेंड से आया है, ना तो बच्चों मान लो कि एचसी वर्मा से आया है, आर डी वर्मा साहब का जो क्लास, आर डी शर्मा क्लास है, मतलब उनका बुक है, एक स्टूडेंट फ्रेंड का बुक है। कहीं से भी बच्चों सवाल उनको कहना है, बच्चे कहते हैं सर सवाल बाहर से मंगल ग्रह से आ गया है, यानी सवाल थोड़ा टफ हो गया है। तो बच्चों सिर्फ बिहार बोर्ड में बदलाव होते हैं या और बोर्ड में भी बदलाव होते हैं? बताओ मेरे बच्चे, क्या ऐसा है कि सिर्फ बिहार बोर्ड में बदलाव होते हैं? यस और नो, यस और नो, यस और नो बताना मेरे बच्चे। क्या पैटर्न बदलाव कभी कभी
क्वेश्चन हार्ड पूछना, कभी लो पूछना, क्या ये सिर्फ बिहार बोर्ड में होता है या और बोर्ड में भी होता है? तो कहना सर ये तो सभी बोर्ड में होता है। नो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार बोर्ड में होता है। ये बच्चों कभी यूपी में, कभी झारखंड में, हर जगह होता है। तो बच्चों जब भी पेपर जैसा भी हो वो सबके लिए एक जैसा होता है। तो हमें एकदम कोशिश करना है कि हमें पेपर में 100% देना है, ना कि कुछ चीजों पर ज्यादा। तो 2025 तक में सारे सवाल हिंदी में पूछे जा रहे थे। अगर 2026 में बच्चों अगर 2026 में 45 क्वेश्चन में से अगर 15 क्वेश्चन अगर संस्कृत में पूछ लिए जाए तो यह कोई बड़ी बात है क्या? यह कोई बड़ी बात है क्या? नहीं सर, नो। तो बच्चों याद रखना, ये भी मैं आप लोग को आज ही संकेत दे देता हूं, कल आपका एग्जाम होने वाला है। मैं एक है ना, जब भी पेपर हार्ड करना होता है, कठिन करना होता है, तो क्या करते हैं बच्चों की क्वेश्चन को संस्कृत में कर दो भाई, है ना। तो ये भी हो सकता है, याद रखना, कुछ कुछ सवाल संस्कृत में देखने को मिलेंगे, फिर भी मोस्टली सवाल जो आपको हिंदी में ही देखने मिलेंगे। मोस्टली सवाल बच्चों हिंदी में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है, समाज रूपी गाड़ी चैप्टर 4 शुरू हो रहा है। समाज रूपी गाड़ी किससे चलती है? कहना पुरुष और नारी दोनों से। ऑप्शन मिलेंगे। अर्थवेद में कितनी कितनी महिलाओं का वर्णन है, कितनी महिला कवियों का? अर्थवेद में 5 याद रखना। ऋग्वेद में कितने हैं? तो ऋग्वेद में 24 हैं, याद रखना मेरे बच्चे। ऋग्वेद में, अर्थवेद में कल एग्जाम में आएगा, है ना। अर्थवेद में पर ऑप्शन हो सकता है 5 की जगह पर पंच रहे और कहते हैं 24 की जगह पर मेरे बच्चे चतुर्विंशति, है ना मेरे बच्चे, ये देखने को मिले आपको। अगला सवाल है, लौकिक संस्कृत में कितने, है ना, कितने ऋषिकाओं का वर्णन है? तो लौकिक में 40 का वर्णन है। और लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं के कुल कितने पद मिलते हैं? तो 150 पद। 40 कवित्रियों ने मिलकर कुल कितनी कविताएं लिखी हैं? तो 150 कविताएं लिखी हैं, याद रख लेना है कल के लिए। कहते हैं याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? तो बच्चों याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेय है मेरे बच्चे, जो है ना। और इसे याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं याज्ञवल्क्य। कहते हैं कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा दी है? तो आत्म तत्व की शिक्षा दी है, याद रखेंगे। भाना कहते हैं मेरे बच्चे कि महाभारत में किसका वर्णन है? तो बच्चों एक महिला है जिनका नाम सुलभा है। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। जनक की सभा में कौन बैठती थी? बताओ, जनक की सभा में कौन बैठती थी? जनक की सभा में कौन बैठती थी? कमेंट बॉक्स में लिख पाएंगे आप? तो कहते हैं सर गार्गी। जनक की सभा में गार्गी बैठती थी। जनक की सभा में गार्गी बैठती थी, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कल के पेपर में बच्चों जरूरी है। जनक की सभा में गार्गी। अगला सवाल देखते हैं, है ना। चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? तो चंद्रादित्य बच्चों चालुक्य वंश के राजा थे। क्या आप बता सकते हैं कि चंद्रादित्य का जो समय काल था, समय काल वो कौन सा था? कहना गुरुजी 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी, याद रखना। कहते हैं बच्चों चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था? उनकी रानी का नाम विजय भट्टारिका था। और बहुत लोग मानते हैं कि विजय भट्टारिका ही क्या है बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखा कि बच्चों विजय भट्टारिका ही विजयांका है। क्या है? विजय भट्टारिका ही विजयांका है, ऐसा बहुत लोगों को मानना है। कहते हैं बच्चों कि कंपन राय की का जो काल था वो बच्चों 14वीं शताब्दी था, है ना। क्या था? 14वीं शताब्दी था। कंपन राय की रानी का नाम क्या था? तो कहते हैं बच्चों गंगा देवी, है ना। कंपन राय की रानी का नाम गंगा देवी था। माफ कीजिएगा, मैंने यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया। चंद्रादित्य किस वंश के राजा थे? यहाँ पर इनका समय काट दो बच्चों, माफ कीजिए, इसका समय काट दीजिए, यहाँ इनका समय काट दीजिएगा। यहाँ याद कीजिएगा कि जो कंपन राय थे उसके समय काल जो है बच्चों वो 14वीं शताब्दी था। और कंपन राय की रानी का नाम गंगा देवी। मैंने बोला था कि गंगा का जल क्या होता है? गंगा का जल कंपित होता है, यानी बच्चों जब आप गंगा नदी जाएंगे तो जल ऐसे ऐसे कांपता है, जल हमेशा कांपता है। इसीलिए हमारा आंसर होगा मेरे बच्चे, क्या आंसर होगा बच्चों हमारा? गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी का नाम गंगा देवी, याद कर लीजिएगा। कहते हैं बच्चों की मधुरा विजयम काव्य की रचना किसने की है? तो बच्चों गंगा देवी ने कौन सी रचना की है? मधुरा विजयम। ये ना, ये सवाल उल्टा भी हो सकता है कि मधुरा विजयम की रचना किसने की है? गंगा देवी ने। तो बच्चों सीधा पूछे उल्टा पूछे, कल के पेपर में बच्चों मैंने ट्रिक बताया था कि गंगा का जल क्या होता है, गंगा का जल कैसा होता है। गंगा का जल मेरे बच्चे, गंगा का जल कैसा होता है मेरे बच्चे? मधुर होता है। ट्रिक मैंने बताया था, गंगा का जल मधुर होता है, इसीलिए बच्चों गंगा देवी ने मधुरा विजयम की रचना की है। कहते हैं अच्युत राय का शासन काल कौन सा था? तो अच्युत राय का 16 सदी यानी कि 16वीं सदी। 16वीं सदी बच्चों अच्युत राय का था समय, याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम तिरुलंबा था, जिन्होंने क्या लिखा था? जिन्होंने चंपू काव्य की रचना की थी। कहते हैं क्वेश्चन तिरुलंबा ने किसकी रचना की है? एकदम 100% जरूरी क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि तिरुलंबा ने किसकी रचना की है? तिरुलंबा ने किसकी रचना की है? एकदम जरूरी क्वेश्चन है, तिरुलंबा ने किसकी रचना की है? करा पर ना,
तिरुलंबा ने किसकी रचना की है, कल के पेपर में पूछा जाएगा। तो कहना उन्होंने चंपू काव्य की रचना की है। कहते हैं आधुनिक ऋषिकाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन है, तो आधुनिक में सबसे प्रसिद्ध है पंडिता छमाराव। या क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 40 कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन है। में मेरे बच्चे प्रथम कल्पा कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 40 कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन है, तो प्रथम कल्पा का नाम है पंडिता छमाराव। क्या नाम है, पंडिता छमाराव, है ना मेरे बच्चे। प्रथम कल्पा का नाम बताइएगा, प्रथम कल्पा का नाम है पंडिता छमाराव। कहते हैं शंकर चरित्रम की रचना किसने की है, तो पंडिता छमाराव ने की है बच्चों। और कहते हैं पंडिता छमाराव के पिताजी का नाम क्या था।